वेलकम एमा सर टू नचिकेत भाटिया शो। थैंक यू सर। बहुत लोग ना इस एग्जाम की अहमियत को समझ ही नहीं पा रहे। उनके लिए कि सिर्फ एग्जाम है, ये एक एग्जाम ही तो है, लीक हो गया और सबका जवाब क्या आता है, पहले भी तो होता था। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ही तो यही है ना कि जो गड़बड़िया हुई उसको ठीक तो करो। 2024 में पेपर लीक हुआ, आप कह रहे थे कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर वो दूसरा कौन आ गया जो फिर से पेपर लीक कर दिया? लाठीचार्ज हो रहा था 20 तारीख को। लाठीचार्ज हो रहा था, काफी हुआ है, दौरा दौरा के लोगों को मारा गया है। ऐसा और क्या करता है एलन कि जो आप कहते हैं कि अनएथिकल है? एलन ने एक ही दिन में 28 फैकल्टी को तोड़ दिया, मतलब पूरा घेराबंदी करके किसी को घर से उठाया, किसी को कहीं से उठाया, तब उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। Dr. Manish Raj, the MR Sir, a physics PhD from Delhi University who could have gone anywhere in research and instead chose a whiteboard and a camera. Every guest we have had on this show is a doctor. This is the man standing at the gate of all doctors who have to walk through this. And he's sitting here in the worst times. Students on the street. So today, no branch to sell, no specialty to defend, just the honest truth about NEET from the other side of the screen. सर इस वक्त आपकी वीडियोस वन ऑफ द मोस्ट वॉच वीडियोस चल रही हैं रिगार्डिंग द प्रोटेस्ट, रिगार्डिंग नीट यूजी, लीक मैटर एंड एवरीथिंग। बट इससे पहले हम इस पर बात करें, मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी। व्हाट वाज द जर्नी टू बिकमिंग द एमआर सर? सर जर्नी थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं बिहार से हूँ और मैं कभी स्कूल नहीं गया बचपन में बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल बैकग्राउंड। मेरे दादाजी मुखिया थे और उस समय कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिनकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। तो लगभग 3-4 साल जेल में थे जब मैं 6 या 8 महीने का था। तो उस समय मुझे मेरे नाना जी ले गए थे, अपने घर पे रखा, और फैमिली की सिचुएशन कोई ऐसे इंसिडेंट के बाद इतना पीछे चला जाता है कि उसको ठीक करने में टाइम लगता है। तो मैं बचपन से 8वीं 9वीं तक स्कूल नहीं गया। उसके बाद स्कूलिंग मेरी शुरू हुई ही 8th से। तब तक मैं कभी कोचिंग, गांव में एक मास्टर साहब आते थे, वहाँ पढ़ लिया, फिर कभी मैं बुआ के यहाँ चला गया, कभी घर चला गया, तो मैं कभी स्टडी रह भी नहीं पाया किसी जगह पे। 8वीं 9वीं से मेरी पढ़ाई शुरू हुई गवर्नमेंट स्कूल से, वो भी। फिर मैंने जेई की प्रिपरेशन करी थी, जेई में हुआ नहीं। EIT ट्रिपल में 2.5 लाख रैंक था, और शॉर्ट में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। EIT ट्रिपल में 2.5 लाख रैंक था और 12th में मेरा 2nd डिवीज़न था, 47% मार्क्स थे। उसके बाद मैंने 1 साल प्रिपेयर किया ड्रॉप लेके, फिर उसके बाद भी रैंक इंप्रूव हुआ, बट 80-90,000 था तो हुआ नहीं। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। सेकेंड टाइम 12th का पेपर दिया मैंने। सेकेंड टाइम जब 12th का पेपर दिया तो PCB में मेरे 79% मार्क्स बने। PCB के बेसिस पे मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। फिर मैंने वहाँ से BSc किया। जब BSc किया तो उस टाइम मतलब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का एक ब्यूटी होता है कि ऑडी और मर्सिडीज से आने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और हम लोग हवाई चप्पल पहन के भी जाते थे, साथ बैठते थे। तो बड़ा ही सरप्राइज़ होता था मैं कि यार बहुत बढ़िया जगह ये। फिर पढ़ाई करी। देन कैसे 3 साल निकल गया पता नहीं चला। घर वाले बहुत मुश्किल से अरेंज करके पैसा भेजते थे पढ़ने के लिए। कॉलेज का तो फीस नहीं था, बट हाँ लिविंग कॉस्ट तो तब भी था वहाँ पे। फिर मैंने MSc के लिए एंट्रेंस दिया था, जिसमें IIT JAM भी क्वालिफाई किया मैंने, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में IR 4 था मेरा, ऑल इंडिया रैंक दिल्ली यूनिवर्सिटी के MSc के एंट्रेंस में। फिर मैंने गेट भी क्वालिफाई, गेट तो 12th MSc के बाद क्वालिफाई किया। फिर MSc मैंने किया वहीं से दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो जुबली हॉल एक हॉस्टल है, काफ़ी फेमस है, उसको द IAS फैक्ट्री बोलते हैं। हर साल उस समय मैं जब था 2012 में, तो हर साल 2-4-5 IAS निकलते ही थे वहाँ से। फिर मैंने वहाँ से MSc किया। MSc करने के बाद JRF क्वालिफाई किया, AIR 127 रैंक था मेरा, और फिर गेट क्वालिफाई किया। लेकिन आगे ना PhD करने की हिम्मत नहीं हुई मुझे, क्योंकि ऐसा लगा कि PhD करूँगा 5 साल लगेगा, और घर से 5 साल पहले ही बाहर में रह चुका हूँ, तो फैमिली को भी सपोर्ट करना था, और तब तक दादाजी बीमार थे, पापा भी नहीं कर पा रहे थे कुछ, और भाई को भी पढ़ना था उस टाइम पे, बीटेक करना था उसको बाहर जाके। तो मैंने जॉब करने की सोची और फिर मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब JRF था तो PhD भी इनरोल करना था, तो मैंने बिहार की यूनिवर्सिटी में PhD इनरोल कर लिया और आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया 2013 एंड से। फिर 14 में मैं आकाश जयपुर में था। उस समय क्या हुआ कि उस समय तक कभी स्कूलिंग अच्छे से हुई नहीं थी। मैंने कभी नीट जेई के लिए कोचिंग किया नहीं था, मतलब कोटा दिल्ली जाना तो दूर, मैंने गांव में भी नहीं किया था कोचिंग, खुद से ही पढ़ी थी। एक फिजिक्स के मास्टर साहब थे मुजफ्फरपुर में, उनसे पढ़ी थी। तो मैं कर नहीं पा रहा था अच्छा परफॉर्म।
एमएससी किया, एमएससी की पढ़ाई 11-12 के लिए इररिलेवेंट है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे हम बात करते हैं 32 डायमेंशन, स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और यहाँ पे बेसिक मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स है। तो मैं नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए स्टार्टिंग का जर्नी। तो कई बार ऐसा इंसिडेंट आया जब मेरे सीनियर ने बोला कि तुम कभी पढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा टोन बिहारी था, मैं बोल ढंग से पाता नहीं था, और अभी भी क्लास में भी प्रोनाउंसिएशन करने में मैं मिस्टेक करता हूँ, और लिखने में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो था। फिजिक्स सीख लिया जैसे तैसे जर्नी में, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ, बट मैं डाउट काउंटर पे बैठता था। 2014 की बात है, मुझे बैचेस नहीं मिले थे क्योंकि स्टार्टिंग था। तो जिन बच्चों क्लास में कुछ प्रॉब्लम हुआ या कोई सवाल सॉल्व नहीं होता था, तो वो आते थे और पूछते थे मेरे से। तो 80% टाइम 70% टाइम मुझे नहीं आता होता था, तो मैं सीखता था, फिर उनको दोबारा बताता था। तो कभी कभी उनके चेहरे पे स्माइल आ जाता कि अच्छा ये हुआ है, अब समझ आया, तो बहुत खुश होते थे। और जैसे होता है ना हारे का सहारा वाला, तो बहुत ऐसे एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट थे जो मेरे पास आते थे, मैं उनको सीख के कुछ सिखा पाता था। तो अगले दिन से जब वो मिलते थे ना, पैर छूने लगे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार जीवन में ऐसे कुछ तो हमने किया नहीं कि बच्चे पैर छू के जा रहे हैं। और राजस्थान में बड़ा कल्चर ऐसा है रिस्पेक्ट का। जयपुर में था मैं, गांव-गांव से बच्चे आते थे, तो उस समय ना मुझे एक किक मिला कि यार मज़ा तो आ रहा है, करना चाहिए। फिर कोशिश करता रहा, सीखता रहा, जो वहाँ टीचर पढ़ाते थे उनके क्लास नोट से पढ़ा, फिर डेमो तैयार किया, फिर पढ़ाना शुरू किया। 2 साल वहाँ पे बढ़िया से मेहनत करी, फिर कोटा जाना पड़ा। कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, जो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ होगा, आपने देखा होगा, कोटा के एलएन कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर है, उनका एक वीडियो था, आपने पक्का देखा हो, सबने देखा होगा जो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, कि इस इंडस्ट्री का डॉन हूँ मैं। देखा है मैंने। देखा है आपने? तो वो जो इंसिडेंट हुआ था ना, उस हॉल में लगभग 200-250 फैकल्टी बैठे थे जो सीनियर लेवल पे भी थे। उसमें से 7 लोगों ने हट के कोचिंग एक बनाई, सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो सर्वोत्तम कोचिंग जब बना तो 7 लोग अलग हुए, कोचिंग बनाई। पहले दिन ही उसमें 450-500 एडमिशन हो गए। मतलब एक दिन का इतना बड़ा जंप मिला उनको, काफ़ी सपोर्ट मिला, तो बहुत सारे टीचर ने ज्वाइन किया उसको। बट एलएन ने 39 फैकल्टी थी उनके पास विद इन 4 मंथ। 7 फाउंडर, 3 वाइस प्रेसिडेंट और बाकी लोग फैकल्टी। उसमें से एलएन ने एक ही दिन में 28 फैकल्टी को तोड़ लिया, एक दिन में ही। मतलब पूरा घेराबंदी करके किसी को घर से उठाया, बात पहले से चल रही थी, किसी को घर से उठाया, किसी को कहीं से उठाया। तब उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3500 बच्चे थे, 3500, और उसमें से 28 लोगों को एलएन ने तोड़ लिया था। और मैं इंडिपेंडेंटली एज अ टीचर बोलना चाहूँगा, एलएन जो ग्रो किया है, मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट उनका रास्ता एथिकल नहीं था ग्रो करने का। जिस भी सिटी में जाते थे कोचिंग लेके, वो, मैं इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ, किसी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जोड़ के इस चीज़ को ना देखे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ काम करता हूँ, इससे बिल्कुल किसी का कोई रिलेशन नहीं। मैं स्वतंत्र रूप से बातें बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट एंड स्वतंत्र रूप से बोल रहा हूँ। कोटा की जो फेमस कोचिंग है, उनका ग्रो करने का तरीका बहुत अनएथिकल था। उनका स्ट्रेटजी ये था कि किसी भी सिटी में गए, वहाँ पे पहले से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही है, उसके टॉप 10 फैकल्टी को उठाया पैसे देके, और वहाँ के बच्चे ले लिए, अपनी कुछ बच्चे करे और ऐसे ग्रो कर लिया। और कोटा में भी किसी को भी वो आगे नहीं बढ़ने दिए इसी स्ट्रेटजी से। उन्होंने रेजोनेंस को या फिर जितने भी कोई बंसल को इसी तरीके से तोड़ा है। जो डेवलप्ड थे उनको तोड़ा है, नए कोचिंग नए सिटी में जाके पुराने कोचिंग को तोड़ के अपना बनाया है। तो इस तरीके से उन्होंने ग्रो किया। तो 28 फैकल्टी सर्वोत्तम की तोड़ ली उन्होंने। मैं तब जयपुर में था, मेरे पास उनका किसी एक फ्रेंड के थ्रू आया कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और मुझे ना ग्रो करना था और पढ़ाना था, सीखना था। जयपुर में भी मैं सीख रहा था, बट कोटा तो कहा जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का और जो जेई नीट की तैयारी का सबसे बड़ा वो है। तो मुझे ना जाना था वहाँ पे। बैचेस मेरे बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे, एक बैच में थोड़ा सिलेबस बाकी था, जिसका दुख मुझे अभी भी है। लेकिन वो ऐसा था कि वहाँ पे चैलेंजिंग रोल था, कोई भी फैकल्टी नहीं बचे थे उनके पास, 7 लोग थे। तो रात भर वहाँ पे इंटरव्यू होता था। मैं गया और उन्होंने मेरा डेमो हुआ रात के 11 बजे। जो 7 फाउंडर बचे थे उनमें से 3 लोग फिजिक्स के थे, 2 लोग फिजिक्स के थे, वो बैठे थे, बाकी लोग बैठे थे। तो मैंने अपनी पूरी जान लगा के पढ़ाई, और फिर बाद में बोला कि ठीक है ज्वाइन करो। फिर उन्होंने बोला कितनी क्लास ले पाओगे? तो मैंने उनको बोला था आप जितनी लेते हो उससे एक ज़्यादा ही लगाना, पढ़ा दूंगा मैं।
तो वो समय था कोटा में जब कोटा के बच्चे थोड़े क्रांतिकारी होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। वहाँ पे 0 और 1 का गेम होता है, क्या तो 0 हो नहीं तो 1 हो, बीच का गेम नहीं चलता कि आप किसी तरीके से बच्चा मैनेज करेगा। तो ऐसा हो गया था उस कोचिंग में भी कि यहाँ से फैकल्टी आ रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, इधर से बच्चा चला जा रहा है। बड़ा मुश्किल था सर्वाइवल। तो उस समय मैं काफ़ी यंग था, 23 साल का रहूँगा। काफ़ी मेहनत करके मैंने पढ़ाया और ऐसा शेड्यूल था कि सुबह 6 बजे से हमारी क्लास लगती थी 1 बजे तक, फिर 1-1.5 घंटे का ब्रेक, फिर शाम को 2:30 बजे से लेकर के शाम को 7:30 बजे तक। तो ऐसे 6-7 क्लास मैंने रेगुलर 7-8 महीने तक पढ़ाए, मतलब 10 घंटे 9 घंटे की टीचिंग बस। वहाँ से मतलब मैंने बहुत सीखा, बच्चे बहुत अप्रिसिएट किए। तो वो जर्नी रहा जब मैं एक्चुअल में पढ़ाना सीखा और कंटेंट सीखा, डिलीवरी सीखा, बच्चों में मेरा एक्सेप्टेंस बना, काफ़ी अच्छा रहा। और फिर कोविड आया, कोविड के समय वो कोचिंग भी बंद हो गई। फिर मैं पीडब्ल्यू आया और पीडब्ल्यू में 20 दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था। उस समय शायद 8-10 लोग थे फिज़िक्स वाला में, तब मैंने ज्वाइन किया था, तब मैंने पढ़ाना शुरू किया। यहाँ भी उनको लगा कि ये नहीं पढ़ा पाएंगे, इनको हिंदी मीडियम ही बैच देते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में उनको लगा कि थोड़ा मुश्किल होगा। फिर धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम के बैचेस मिला और फिर यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे गांव के ही हैं फिज़िक्स वाला में। सिटी के बच्चे भी हैं, बट जैसे 9th-10th में सिटी के बच्चे हैं, 11th-12th में भी Tier 1 के बहुत कम ही बच्चे हैं। मेजॉरिटी बच्चे हमारे पास बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यूपी के गांव से हैं। तो उनको जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने रिलेट किया कि अच्छा ये हमारे घर जैसा लग रहा है, हमारे गांव का ही मास्टर है। तो ऐसे उन्होंने रिलेट किया और अच्छे से पढ़ा। ये जर्नी रही थी सर, बहुत शौक बड़ी में प्यारी पढ़ा। जर्नी है सर आपकी ना। जी, मतलब ये कहना कि आप एक छोटे शहर से आते हैं, छोटे गांव से आते हैं। छोटे गांव से, शहर भी नहीं है हमारा तो। हाँ, ये कहना कि एक छोटे गांव का आदमी सुपरस्टार नहीं बन सकता, ये आपने बिल्कुल ही गलत प्रूव किया है। मतलब मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मिलियंस ऑफ व्यूज़ में आपके वीडियो जा रहे हैं, कितने बच्चों पे आपका प्रभाव पड़ रहा है, डेली बेसिस में आप उनको एक नई दिशा दिखाते हैं। आसान नहीं है ये जर्नी। अभी आपने एक बात की सर एलन की, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा और क्या करता है एलन कि जो आप कहते हैं कि अनएथिकल है? अनएथिकल, देखिए एलन का सिस्टम काफ़ी बढ़िया है, पढ़ाते बहुत बढ़िया है, टीचर्स उनके पास बहुत अच्छा है और जो उन्होंने करिकुलम डिज़ाइन किया वो भी बहुत अच्छा है। बट जो अच्छा नहीं है वो ये है कि आप इंदौर के सिटी में गए। मैं इंदौर का इंसिडेंट बताता हूँ। इंदौर में गए, इंदौर में पहले से 2 कोचिंग एग्जिस्ट कर रही है। उस फैकल्टी को आप तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं टूटा। फिर आपने किसी तरीके से वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को या फिर जो टॉप मोस्ट लेयर है उनको उठा लिया। ठीक है, टीचर के लिए मैं कोई सही गलत का डिसीजन नहीं देता हूँ, सबका अपना कैरियर है। लेकिन बीच सेशन में जब टीचर जाता है, इतने नंबर ऑफ टीचर, तो बच्चा बहुत सेक्रीफाइस करता है क्योंकि बच्चे का साल खराब होता है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत गलत है कि बच्चा डालिमा में ही रह जाता है और बच्चे का पूरा साल खराब हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, 1 साल का दाव लगाना। तो ये अनएथिकल है। आपने एक बात कही कि ये एलन जाते हैं फॉर एग्जांपल, या एनी कोचिंग भी जाती है। मैंने ही बहुत सुना था बीच में आपकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कोचिंग हुई थी, जी जी, एडटेक वाज कमिंग इनटू द ऑनलाइन, पिक्चर, जी ऑनलाइन जी वाले आए थे। जी जी। तो क्या नीट यूजी की फैकल्टीज़ के अंदर लॉयल्टी कम होती है? किसी भी मतलब फैकल्टी तो फैकल्टी है, हर जगह लॉयल्टी कम होती है। फैकल्टी, देखो सर ऐसा है कि फैकल्टी है एम्प्लॉय और कोचिंग है आपका एम्प्लॉयर और कंपनी। तो वो हमेशा एक डिफरेंस महसूस करते हैं। टीचर एज अ टीचर ही रहता है। टीचर को प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कंपनी बनी, टीचर आए, तो कंपनी ग्रो करते करते अगर ग्रो हुई तो यहाँ पहुँच जाती है, लेकिन टीचर यही रहते हैं। टीचर का काम है बेचारों का कि रोज कुआं खोदना है, जैसे हर साल बैच में जाके पढ़ाना है और फिर रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। अगर मैं 2 क्लास खराब पढ़ाऊंगा, मैं 7 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत करी है बच्चों के साथ। 7 साल में मुझे लगता है कि 7वीं क्लास मैंने कैंसिल नहीं करी होगी, रीशेड्यूल करी है, क्लास ली है हर बैचेज में। मतलब बहुत ईमानदारी से टीचर पढ़ाते हैं, कहीं कोई भी टीचर, ऑफलाइन हो ऑनलाइन, हर जगह टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन टीचर की जर्नी ऐसी रहती है ना कि वो कभी भी कंपनी के साथ ग्रो नहीं करता। तो एक वो बन जाता है टीचर को मेहनत करते करते कि भाई मैं कब ग्रो करूंगा, मेरा भी तो हक है ना। जैसे सोसाइटी, मतलब जैसे जो डेवलपमेंट चल रहा है, तो कंपनी अगर यहाँ पहुंच गई, कंपनी पहले यहाँ थे, टीचर भी यहाँ थे, कंपनी यहाँ पहुंच गई, टीचर यहाँ है, तो टीचर को भी सोचता है कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले।
कोटा के बारे में बताइए सर। जी सर, मैंने प्लीज। कोटा की सिर्फ कहानियां सुनी है, किससे सुने हैं जी सर, कि वो एक ऐसी जगह है जहां हर साल लाखों बच्चे जाते हैं ये सोच कर, ये उम्मीद लेकर कि अब हम इंजीनियर या डॉक्टर बनकर ही बाहर आएंगे। तो ऐसा क्या है कोटा के अंदर? कोटा के अंदर से सिस्टम है। सिस्टम कैसा है? पढ़ाई का माहौल है। जैसे एक गली है, उस गली में यहाँ पे हॉस्टल है, ठीक है। हॉस्टल में रहने वाला हर बच्चा नीट जेईई की ही तैयारी कर रहा है। तो एक माहौल बन गया कि पर्टिकुलर किसी कोचिंग के एक्स बैच में, कोई वाई बैच में, कोई जेड बैच में है। तो बच्चे को जब वो क्लास जाता है तो अपनी टीचर की बातें करता है कि टीचर ने मुझे ये पढ़ाया, दूसरा बच्चा कहता है ये पढ़ाया। तो बच्चे के दिमाग में टीचर की बातें चल रही है, बाहरी दुनिया की बातें नहीं चल रही कि इंस्टाग्राम पे कौन सा इन्फ्लुएंसर क्या कर रहा है। बच्चे के दिमाग में चल रही है कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है। फिर बच्चा क्लास करने जाता है, वहाँ पे ऐसा माहौल होता है कि 300 बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने कोई कंसेप्ट पढ़ाया तो बच्चे ने जोरदार ताली बजाई। मतलब ऐसा है कि मैं 250 के बैच में जब पढ़ाता था तो बच्चे उसमें 350 बैठते थे। जब सीट फुल हो जाए तो बच्चे खिड़की के लटक के पढ़ते थे उधर से। तो ये एक ना एनर्जी देता है टीचर को भी और बच्चे को भी मोटिवेट करता है। फिर बच्चा वहाँ से आया, लंच कर रहा है, लंच करते समय क्लास की बातें चल रही है कि अच्छा तुम्हारे में बायो में क्या चल रहा है, इस चैप्टर में तो मेरे टीचर ने ऐसे समझाया। बोले अरे वाह, तुम्हारे टीचर ने बहुत बढ़िया समझाया। तो फिर बच्चे के दिमाग में वही चल रहा है। फिर शाम को चाय के टपरी पे जा रहा है तो उसको कोई एसएससी का बच्चा नहीं मिल रहा, उसको किसी नीट का ही किसी और कोचिंग का बच्चा मिल रहा है। तो वो बातें कर रहा है तुम्हारे टेस्ट में कैसे नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे क्लास में क्या चल रहा है। तो वहाँ पे बच्चे जब सुबह से उठता है और शाम को सोने जाता है तब तो वो उसी माहौल में जीता है। सर कोटा को लेकर ना मैं से मिसकंसेप्शन कहूँगा या सच कहूँगा, या मुझे आप बताएंगे। कोटा के सुसाइड्स, हर साल मैं खबर पढ़ता हूँ कि कोटा में इतना नंबर ऑफ सुसाइड्स हुए, बच्चे परेशान थे, दे टुक द एक्सट्रीम स्टेप। कितना सच है सर इस बात के अंदर? सच तो है, और इसमें गलती कोटा के माहौल का, सिस्टम का और पेरेंट्स का, सबका है। पेरेंट्स कोटा में एक ना, जैसे मैं सर मान लो अपने सिटी में रह के ना नीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने नीट का एक ड्रॉप लिया एग्जाम्पल। अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं सोचूंगा एक और ड्रॉप लूँ या कुछ और करूँ, ये सोचूंगा। अब मेरे साथ में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो 3 साल से ड्रॉप ले रहा है, तो मैं उस नंबर ऑफ ड्रॉप से मोटिवेट नहीं हो रहा अपने छोटे सिटी में। अब मैं अपने छोटी सिटी में ये देख रहा हूँ कि मेरे 4 और दोस्त हैं, वो कुछ और कर रहे हैं और वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं भी डिसीजन लूंगा, और मैं डिसीजन लूंगा या तो बहुत मुझे करना है कि मैं कर ही लूंगा, मैं करता हूं तो मैं ड्रॉप लेने के चांसेस 20% होंगे। कोटा में प्रॉब्लम क्या है? कोटा में ये सिस्टम 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक मैं कोटा में रहा हूँ। 7 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 6 ड्रॉप कॉमन है। तो मान लीजिए मेरा 2 ड्रॉप में नहीं हुआ, तो मैं अपने आसपास में देख रहा हूँ कि लोग 6 ड्रॉप ले रहे हैं, 5 ड्रॉप ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, यही काम कर रहा है। तो मेरा दिमाग ही नहीं खुला ना, मुझे इस चीज के अलावा कुछ पता ही नहीं चला। तो मैंने मतलब देखा देखी, जो जैसे गांव में बोलते हैं, उसके हिसाब से ड्रॉप ले लिया। लेकिन मेरा फैमिली कंडीशन क्या है, मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मुझे और ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं चला। बहुत सारे लोग कर रहे थे तो मैंने कर लिया। तो इस वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चे अनजाने में ज़्यादा ले लेते हैं, और फिर अगर होता नहीं है तो फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे कदम उठाते हैं। तो ये मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न मैं इसको बोलूँगा। नीट यूजी की अहमियत। जी सर। सर नीट यूजी की अहमियत वो समझ सकता है जिसके लिए वो एग्ज़ाम अपनी गरीबी से बाहर निकलने का इकलौता तरीका होता है, इकलौता रीज़न होता है, इकलौता ज़रिया होता है। नीट यूजी की जो ये अहमियत है, ये सर आप समझाइए मुझे सर। ये मैं सवाल भी क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग, अभी आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, बहुत लोग ना इस एग्ज़ाम की अहमियत को समझ ही नहीं पा रहे। उनके लिए कि सिर्फ एग्ज़ाम है, ये एक एग्ज़ाम ही तो है, लीक हो गया और सबका जवाब क्या आता है, पहले भी तो होता था। मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम की अहमियत वो समझ सकता है, वो एक किसान का बच्चा या वो गरीब बच्चा जिसका था कि अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मेरी लाइफ कल से बिल्कुल बदल जाएगी। बताएं सर। सर अभी हम बात कर रहे थे कोटा के बारे में, तो इस एग्ज़ाम की इतनी अहमियत है कि कोटा शहर ही इस एग्ज़ाम के बेसिस पे बना है। मतलब आप देख रहे हो, एक इतनी बड़ी सिटी अपना पूरा भारत में नाम बनाया है, वो इस एग्ज़ाम की वजह से तो बनाया है। तो इस एग्ज़ाम की अहमियत को ऐसे भी समझ सकते हैं। और जैसा कि आप कह रहे थे कि बच्चा तैयारी कर रहा है, बचपन से ही वो बहुत ब्राइट था पढ़ने में, और कोई भी ऐसा फैमिली नहीं है जिसके घर में कोई बीमार ना पड़ते। हमेशा छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बूढ़ी माँ, दादी, कोई भी है बीमार पड़ता है तो हम जाते हैं सिटी में या आसपास में डॉक्टर को दिखाने। तो छोटा बच्चा जो उसको देखता है और डॉक्टर बीमारी ठीक करता है, तो उसके फैमिली में उस डॉक्टर के प्रति एक रिस्पेक्ट बनता है।
और ये रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं बच्चे को फैसिनेट करते कि अच्छा। दूसरा, मैंने कई बार ये देखा है इंसिडेंट, बहुत सारे बच्चे गांव से, रूरल एरिया से आते हैं और ये बताते हैं कि उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई सिर्फ इस वजह से कि इलाज नहीं हो पाया। तो इस वजह से बच्चे इसको ईगो पे ले लेते हैं। इन नंबर ऑफ कहानी ऐसा मैंने सुना है कि बताते हैं बच्चे जब रिजल्ट सेलिब्रेशन में आते हैं कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था और फिर बचपन में ऐसा हुआ था तो मैंने ठान लिया मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो डॉक्टर बनने के रीज़न बहुत सारे बच्चों को बचपन से ही मिलते जाते हैं। और ये तो बात है ही कि डॉक्टर बनना, उसकी पढ़ाई करना बहुत आसान नहीं है इंजीनियरिंग जैसे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अगर आपको करनी है तो आपके एनुअल 80 से 90 हज़ार में या लाख रुपए में आपकी पढ़ाई हो जाएगी बहुत अच्छे कॉलेज से। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई का अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देखेंगे MBBS तो 40, 50, 60, 70 लाख से शायद कम नहीं है इंडिया में। तो ये पढ़ाई इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से भी इस एग्ज़ाम की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। जेईई का पेपर लीक नहीं होता क्योंकि उनको लीक कराने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ऐसे ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं जो 2-2.5 लाख एनुअल फीस में ना अच्छा पढ़ाते हैं, जिसका वैल्यू है, लेकिन प्राइवेट में नहीं है। सॉरी, बट प्राइवेट मेडिकल नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई आपको 60, 70, 80 लाख रुपए लगेगी। तो कोई भी पेरेंट सोचता है कहीं से, मतलब जो भी पेपर लीक करना चाहता है कि 2-2.5-3 लाख रुपए में पेपर तो अरेंज कर लो तो आसानी से काम हो जाएगा। जेईई का पेपर 4 लाख में कोई नहीं खरीदता। नीट का पेपर लोग 20-20, 30-30 लाख रुपए में खरीदते हैं। तो ये ना एक बिजनेस का जरिया भी है क्योंकि इसकी पढ़ाई बहुत महंगी है। अब चूंकि इसकी पढ़ाई बहुत महंगी है तो पेपर का वैल्यू महंगा हो गया, पेपर का वैल्यू बढ़ गया। तो इसमें काफ़ी बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, ये सब अपने बच्चों के लिए ना पेपर लीक कराने का और सिलसिला सालों से चल रहा है। सर एक बार मुझे ना पूरा वो सुनाइए क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में कि इस साल के नीट यूजी में सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ दिखी आपको, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? इस साल के नीट यूजी से पहले पिछले साल से हम चलते हैं। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, गवर्नमेंट को इस पे सोचना पड़ेगा। एक सीकर जगह है, सीकर के आसपास नीट 2025 में पेपर बहुत बढ़िया था, अच्छे लेवल का था। पढ़ाई सीकर में बहुत अच्छी होती है, दिल्ली में भी बहुत अच्छी होती है, कोटा में बहुत अच्छी होती है, पुणे में भी होती है, महाराष्ट्र में, हर जगह अच्छी होती है। लेकिन टॉप 100 में 40-50% बच्चे, पूरा इंडिया कितना बड़ा है सोचिए, उसमें कितने बड़े बड़े सिटी ये भी सोचिए। लेकिन टॉप 100 में 40% बच्चा सिर्फ सीकर के आसपास से कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जबकि वो पेपर लीक नहीं हुआ था। हम 2025 के पेपर की बात कर रहे हैं जहां लीक का कोई मतलब ही नहीं है। सवाल उठे थे उस पेपर पे सवाल भी नहीं उठे इतना, बट वहां के टॉपर वो थे। ये 2024 में पेपर लीक हुआ था तो उसी आसपास के एरिया से ऐसा न्यूज आया था। बोर्ड के टॉपर भी, राजस्थान बोर्ड के टॉपर भी ज्यादातर उधर से होते हैं। तो ये एक पहलू था। खैर इससे आगे बढ़ते अपन, ठीक है। 2026 का जैसे ही पेपर होता है तो टेलीग्राम पे एक PDF सर्कुलेट होता है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का PDF था। वो नांदेड़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके टेस्ट में हूबहू वही क्वेश्चन आए थे जो नीट 2026 में आ गए, और उससे 5-6 क्वेश्चन एकदम मिल रहे थे। तो PDF सर्कुलेट हुआ, पहले लोगों को लगा कि होता है ऐसा, तो 2-4 क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। लेकिन वो डॉट तक मैच करना, एग्जैक्टली ऑप्शंस मैच करना, ये सब कुछ मतलब शक के दायरे में आ गया। उसके बाद ये चीज़ सीकर के एक टीचर ने, मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ टीचर को, सीकर के एक टीचर ने रिपोर्ट करी कि एग्जैक्टली पेपर मैच कर रहा है केमिस्ट्री का। 10, 15, 20 क्वेश्चन किसी एक बच्चे के पेपर से, और पहले जो पेपर आया था सीकर में एक हॉस्टल में पेपर पहुंचा था। तो उस टीचर ने रिपोर्ट किया। उस टीचर की रिपोर्ट के बाद वो NTA को मेल किया, फिर वहाँ से जांच शुरू हुई। पुलिस ने फिर NTA को बताया, जो भी बीच में जैसा भी जांच एजेंसी रही होगी। और ये 2-3 दिन में, क्योंकि टेलीग्राम पे इतने जल्दी से वायरल होता है, ऑनलाइन का समय इतना जल्दी वायरल हुआ कि लोगों को पता चलता, लोग इसका विरोध करते हैं और पेपर कैंसिल होने की डिमांड करते हैं। NTA खुद ही पेपर कैंसिल कर दिया 2 दिन के अंदर ही, मतलब नीट के 2 दिन के अंदर नहीं, जब ये बात आई थी नीट के 3-4 दिन लगा था बात को आने में, उसके 2 दिन के अंदर NTA खुद ही बोलता है कि पेपर कैंसिल है, क्योंकि उनको पता चल गया था पेपर बहुत लार्ज स्केल पे लीक हुआ है। तो पेपर आनन फानन में उन्हें कैंसिल कर दिया। अब सवाल ये उठा कि पेपर कैंसिल कर दिया क्योंकि लीक था, बच्चे का रिदम टूट चुका था 1 हफ्ते 10 दिन में पढ़ाई का। जिन बच्चों का पेपर में 690, 610, 607 आ रहे थे, उनको नहीं पता कि पेपर किस लेवल पे लीक हुआ है, वो डिसहार्ड हो गए
यार मेरा तो पेपर अच्छा हो गया, मैं तो सिलेक्ट हो रहा था। इस प्रेशर में आके कई बच्चों ने सुसाइड भी करे। अब गवर्नमेंट की गलती ये है कि आपको एक सही तरीके से सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहिए देश के बच्चों के साथ, और उनको ये बताना चाहिए कि हम पेपर कैंसिल क्यों कर रहे हैं। आप तो सिर्फ इसलिए बोले कि पेपर लीक हो गया तो हम कैंसिल कर रहे हैं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना। ऑप्शन तो ये कि पेपर लीक कैसे हुआ, आप जवाब दीजिए ना। और अगर आपके पास एकदम फुल प्रूफ ये है कि पेपर लीक हुआ ही तभी आपने पेपर कैंसिल करा, तो जो दोषी है उसको सजा दीजिए। तो वो कुछ भी नहीं हुआ, बस हम पेपर दोबारा करा लेंगे। लोगों ने, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सरकार को बधाई भी दी कि वाह यार बहुत अच्छा फास्ट ट्रैक सरकार है, तुरंत पेपर करा ली, जो कि अच्छा डिसीजन है। पेपर लीक हुआ तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कैंसिलेशन पे जो रीज़न था उसको फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करना चाहिए था। आज भी हम स्टूडेंट जो धरने पे बैठे हैं, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ही तो यही है ना कि जो गड़बड़ियाँ हुई उसको ठीक तो करो। 2024 में पेपर लीक हुआ, आप कह रहे थे कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर वो दूसरा कौन आ गया जो फिर से पेपर लीक कर दिया? आप नहीं छोड़ रहे थे तो कौन आ गया दोबारा से? तो इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। सर आपके हिसाब से ये पेपर लीक होता कैसे है? पेपर लीक जो अभी सिस्टम है, जिस तरीके से हम पेपर करा रहे हैं, उसमें लीक बहुत तरीके से होता है। सबसे पहले तो लीक होता है क्वेश्चन जो फ्रेम करने वाली टीम बनती है, वो ये परमानेंट नहीं रखते। ये क्या करते हैं कि किसी कॉलेज के प्रोफेसर को उठाते हैं। कॉलेज मतलब एमबीबीएस कॉलेज नहीं, कॉलेज मतलब कोई भी रैंडम प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे 12th लेवल पे पढ़ाई होती है, वहाँ के टीचर्स को एडहॉक बेस पे 2-3 महीने के लिए वो हायर करते हैं, जो कि कुछ टाइम तक अपने घर से ही काम करता होगा, फिर शायद एनटीए ऑफिस में आके काम करता होगा, उनको उठाते हैं। अब उनकी वो एक प्राइवेट कॉलेज में 12th लेवल पे पढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उनको एक मौका मिल जाता है कि पेपर बेच के पैसा कमाएंगे। बट इनका तरीका ये नहीं होता कि दे क्रिएट अ बैंक, आप जो क्वेश्चन भेजते हो तो उनको पता नहीं होता कि आपको नहीं पता होता कि आपका क्वेश्चन यूज होगा कि नहीं होगा। हाँ, नहीं पता होता है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है कि वो जैसे फिजिक्स के पेपर 3 सेट बनाया, अब वो 3 सेट में से कोई एक सेट यूज करेंगे, तो चांस तो 1/3 बन ही गया ना। जहां तक मैंने सुना था ये हर बंदे से 20-20 सवाल बनवाते हैं, तो 100 बंदों से 20-20 सवाल बना के बनवाए और 2000 क्वेश्चन हो गए इनके पास। अब 2000 क्वेश्चन में से ये किसी भी तरीके का क्वेश्चन यूज कर लेंगे। मतलब मुझे पीजी वाले का पता है, मुझे यूजी का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। करना तो ऐसे ही चाहिए, बट एग्जैक्टली ये कितने लोगों से क्वेश्चन बनवाते हैं, फिर उसको फाइनल कैसे करते हैं, ये अब मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये बनवाते उन लोगों से हैं जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस में प्रोफेसर होते हैं। अच्छा, मान लिया कि फाइनल उन्होंने कर लिया, तो फाइनल करने के बाद जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है वो किसी को तो पता है, किसी को तो पता है, वो मार्केट में बाहर आ जाता है। अब जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है उसके शायद 2 सेट होते हैं, एक जो हम पेपर कराने वाले होते हैं और एक जो हम सप्लीमेंट्री में रखते हैं कि किसी भी खराब कंडीशन में वो पेपर हम कराएंगे, कुछ कभी भी जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में कराएंगे। अब वो पेपर जो फाइनल हो गया, पहला स्टेप तो वही होता है, जो पेपर फाइनल हुआ है वही से लीक होता है, जो पेपर बनाया है, जो पेपर फाइनल कर रहा है वहाँ से लीक होता है। पहला लेयर तो ये। दूसरा लेयर है सबसे बड़ा, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर प्रिंट होने जाता है, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं कि एक बंदा जो प्रिंट कर रहा है वो पूरा पेपर क्वेश्चन लिख लेता है। वो पेपर गायब नहीं करता, सीरियल नंबर ब्रेक नहीं करता, वो पेपर ही लिख लेता है पेन से। एक पेपर पे लिख लिया, उसको बाहर ले आया, वहाँ से लीक होता है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो जो पेपर जब फाइनल हो गया, संडे को पेपर है, तो फ्राइडे सैटरडे को पेपर कुरियर होता है। कुरियर प्राइवेट एजेंसी से होता है। अब प्राइवेट एजेंसी वाले को तो पता ही है ना किस चीज़ का पेपर लेके जा रहा है, वो उसको तो पता है। अब वो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करता है कि रास्ते में जो ट्रॉली से पेपर जा रहा है वहाँ से एक आध पेपर लीक कर देता है। दूसरी बात, जिस सेंटर पे पेपर होता है वो कोई एनटीए के सेंटर तो है नहीं, प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल बहुत आसानी से कोई एक बहुत रूरल एरिया में टीचर्स मैनेज कर लेते हैं। जो नीट 2024 में पता लगा था कि गुजरात में बिहार और झारखंड के बच्चे पेपर सेंटर फिल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वहाँ सेंटर चाहिए। बच्चों के वो उस स्कूल में सेंटर पड़े, बच्चे पेपर खाली छोड़ के आए, पूरा का पूरा पेपर खाली छोड़ दिया। शाम को आंसर की से वहाँ के टीचर्स ने उस ओएमआर को फिल किया, तो स्कूल बड़े आसानी से मैनेज हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता सर कि तो ये लूप होल बहुत ज़्यादा है। जब दुनिया एआई की बातें कर रही है, दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम अभी भी अपने देश का सबसे बड़ा एग्जाम है हमारे देश का, सबसे बड़ा एग्जाम देश का, क्यों
पेन पेपर में करवाते हैं? हाँ, पेन पेपर में क्यों करवाते हैं, इसका सबसे बड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप 20 लाख बच्चों का पेपर एक दिन में करा ही नहीं सकते। आज आपने बोल दिया कि हम भाई नीट का पेपर ऑनलाइन कराएंगे, ठीक है, ऑनलाइन कराइए, बहुत बढ़िया। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, कहाँ कराएंगे ऑनलाइन? है ही नहीं ना। गवर्नमेंट ने कभी इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया, इस चीज़ को सोचा ही नहीं। आप ऑनलाइन कराएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जब 12 लाख बच्चा पेपर देता है तो 2 शिफ्ट में 2 सेशन कराता है एनटीए जेई के लिए। अब ये 20 लाख बच्चों के लिए कितने सेशन कराएगा? अगर इससे पेपर लीक, फॉर एग्जांपल पेपर लीकेज कम होती है, मैं ये तो मानता प्रॉब्लम नहीं कि लीकेज की प्रॉब्लम हाँ, कम हो जाएगी जब इसमें गवर्नमेंट सीरियस होगी। प्रॉब्लम गवर्नमेंट का सीरियसनेस है, मोड है ही नहीं। मोड नहीं है। मोड एक रीजन आप बोल सकते हो कि हम ऑनलाइन कराएंगे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा गया सेम सवाल जो आप अभी बोल रहे हैं कि पेपर ऑनलाइन में लीक नहीं होगा क्या, क्या ऑनलाइन में पेपर मैनेज नहीं होगा क्या? तो उनका कहना था कि थोड़ा थोड़ा ऑफलाइन से ये सेफ है, इसमें थोड़ा थोड़ा कम होगा। जबकि एक ऐसा आदमी जो भारत के एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे भारतवासियों के बच्चों के भविष्य उसके हाथ में, उसको तो सीना ठोक के कहना चाहिए ना, कैसे कैसे कोई लीक कर देगा, मैं कराऊंगा पेपर, मैं इतने सिक्योरिटी लगाऊंगा, मैं AI का यूज करूंगा, मैं ऐसे सेंटर बनाऊंगा, मैं पूरे साल तैयारी करूंगा। मतलब उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप अगर थोड़ा थोड़ा सेफ है, मतलब आप अभी भी कह रहे हो कि मुझे नहीं पता अगले साल लीक होगा कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप गवर्नमेंट ही कॉन्फिडेंट नहीं है इस चीज को लेकर के कि हम पेपर अगले साल अच्छे से करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। अब बात आते हैं हम उस पे ऑनलाइन पे। ऑफलाइन में आप स्कूल हायर किए, वहाँ पे स्कूल में करा लो, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आप मान लीजिए कि ऑनलाइन में पेपर लीक को रोकने के लिए आपने ऑनलाइन पेपर कंप्यूटर बेस्ड कर दिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर हायर किया, उसमें 100 कंप्यूटर लगा है। 100 कंप्यूटर में क्या एनटीए ये इंश्योर करेगा कि 100 के 100 चल रहे हैं? ये तो किस्मत वाली बात हो गई। नहीं, 100 में से 4 अगर खराब निकले तो जिस बच्चे का सेंटर खराब कंप्यूटर पर है उसका तो कैरियर खत्म। ये तो सर हमेशा पॉसिबिलिटी है, ये हमेशा पॉसिबिलिटी। सर्वर इशू सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब जब पेपर चलता है, आप देखिए ना एसएससी में क्या होता है, पेपर उल्टा आ जाता है कई बार, बच्चा देगा कैसे उसको? पेपर नेट डाउन हो जाता है। ऑफलाइन सर्विस यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन सर्विस यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो AI का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सीरियस हो जाए तो कर सकती है। अच्छा, ऑनलाइन में कहीं से रिमोट कंट्रोल करना, पेपर हैक करना तो और आसान है। लेकिन हाँ, ये मास लेवल पे नहीं होगा। जैसे अभी क्या होता है ना, एक पेपर कहीं आउट हुआ तो फैलते फैलते बहुत मास लेवल पे चला जाता है, तो पेपर लीक एक ऐसे स्केल पे पहुंच जाता है ना कि फिर वो कट ऑफ चला जाता है। 700 के ऊपर ही 2000 बच्चे चले गए। 720 का पेपर है, 720 में ही 50 बच्चे हैं। 2024 में जब पेपर लीक हुआ था, 720 जब नंबर आए थे सबके, हाँ, तो उसमें 70 लोगों के 720 नंबर थे। 720 में 720 नंबर आ रहा है। एक तो पेपर भी इजी था, लेकिन लीक इतना ज्यादा होने लगता है ना कि प्रॉब्लम होता है फिर। तो AI मतलब ऑनलाइन पेपर में मास लेवल पे लीक नहीं होगा, ये है। लेकिन वही है कि रेट बढ़ गया ना, जो पेपर 2-4 लाख में मिल जाता था, अब वो मैनेज करने के लिए 50 लाख चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार को एक प्राइवेट कंपनी, जैसे हमारे जो पेपर होते हैं नीट पीजी के, वो होते हैं TCS आयन सेंटर्स में, तो सरकार को भी ऐसी एक प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैब करना चाहिए? पीजी में नंबर ऑफ एस्पिरेंट कम है ना काफी। नहीं बॉस, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारे भी होते हैं, सो अ प्राइवेट कंपनी कम्स इन, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे आपने कहा ना कि सर्वर नहीं आ रहा, इंटरनेट नहीं आ रहा, ये डाउन हो गया, वो नहीं चला, कंप्यूटर नहीं चला, तो उसमें TCS की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी तरीके से सरकार TCS जैसी एक कंपनी के साथ एक कोलैब करे, और जिसमें उसका भी डालना कि अगर कोई भी चीज़ हैक होती है तो इट इज़ TCS रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मतलब किसी गवर्नमेंट अभी के टाइम में गवर्नमेंट के कोई एजेंसी इतना कैपेबल नहीं है कि उस चीज़ों को मैनेज कर पाए। अगर सरकार खुद कराएगी तो फिर तो लीक होगा ही होगा। खुद करने का तो लीक होगा ही होगा। इतनी सीरियस नहीं है ना। हाँ, अगर साल भर काम करे और ठान ले तो इंडियन गवर्नमेंट इतनी कैपेबल तो है कि वो इतने से इंजीनियर हायर करे और चीज़ें मैनेज करे, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बनाए तो ठीक तो कर सकते हैं। लेकिन वही है कि इसमें सीरियसनेस लानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। बॉस, इसका बताओ आप, जंतर मंतर का, जंतर मंतर इतनी का जनता पहुंची है वहां पे, मैं सिर्फ नीट यूजी के मुद्दे की बात करना चाहता हूँ, कोई और नहीं। क्या इतने लोगों का जाना वहां पे सही है, और क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इतने लोग इकट्ठे हो भी गए हैं? मैं जब जिस दिन खुद गया था ना, कम से कम मुझे 10 तो पेरेंट्स मिले थे, काफ़ी भीड़ थी, और 10 पेरेंट्स मिले थे जो अपने बच्चे के लिए आए थे।
उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा तैयारी कर रहा था, उसका नहीं हुआ, बहुत दिन से बहुत मेहनत करी उसने मेरे आंखों के सामने, तो पेरेंट्स का दर्द झलक रहा था। काफ़ी बच्चे भी मिले थे जो वहाँ गए थे। तो ये इतना बड़ा मुद्दा तो है, क्योंकि ये पेपर ना पिछले 10 साल में 5 बार लीक हो गया, नीट का पेपर जो सामने आया है। शायद 2-3 बार और लीक हुआ होगा जो सामने नहीं आया, और इससे अफेक्ट हो रहे हैं फैमिली, और लोग इतने सेंसेबल हैं कि समझते हैं एक दूसरे का दर्द कि ये चीज़ें गलत हो रहा है। और सिर्फ यही लीक नहीं है, हर एग्ज़ाम लीक हो रहा है अभी, पीजीबी लीक होता है, राजस्थान में कई पेपर लीक हुए हैं। तो नंबर ऑफ़ पेपर इतना लीक हो रहा है और गवर्नमेंट का ध्यान इस पर है नहीं, तो लोगों में गुस्सा तो है, इसलिए लोग जेन्युइनली वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। बट प्रॉब्लम साथ में ये भी है कि वो नीट पेपर लीक का मुद्दा था और नीट पेपर लीक ही बना रहता तो शायद वो बहुत दूर तक जाता और उसका इम्पैक्ट भी आता। लेकिन उसमें जो गेस्ट आए कुछ जिन्होंने अपना इंडिविजुअल जो उनकी डिमांड थी वो रख दिया। अब कश्मीर से कोई आ रहा है, वो कह रहा है ये हटाओ, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं ना उस स्टेज पर। आप अगर सपोर्ट करने आए हो कि आप भीख मांगने आओ, ये बताओ। आप तो सपोर्ट करने आए हो तो सपोर्ट करो, बोलो कि नीट का पेपर लीक होना गलत है। आप ये कह रहे हो तो 370 हटना चाहिए, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें डाइल्यूट काफ़ी हो गई। लाठीचार्ज हो रहा था 20 तारीख को। लाठीचार्ज हो रहा था, काफ़ी हुआ है, दौरा दौरा के लोगों को मारा गया है। और पूरे दिन जब वो पुलिस दौड़ा रही थी तो लोग चले जा रहे थे, रिस्पेक्ट से बैठ जा रहे थे। कोई ऐसा बिहेव नहीं हुआ जिससे पुलिस को नुकसान हो। लोगों को लाठी ज़रूर पड़ी थी, लोग बहुत संतुलन और डिसिप्लिन में थे। लेकिन शाम तक, जैसा कि मैंने सुना, शाम तक जब कुछ नहीं हो रहा था, लोग एग्रेसिव हुए। और कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हैं जिसमें पुलिस वालों के साथ गलत व्यवहार हुआ है और उन्होंने उसके रिएक्शन में और ज़्यादा ब्रुटल तरीके से पीटा है। कुछ मैंने ये भी सुना है कि जब दिन में जब पुलिस वाले पहले हाथ नहीं उठा रहे थे, तो पहले हाथ प्रोटेस्टर्स ने उठाया। ये मेरे सामने तो नहीं हुआ ऐसा, बट हाँ दिन में ये ज़रूर हुआ है कि जब भीड़ बढ़ रही थी तो पुलिस को भीड़ को पीछे करना था। तो पीछे करने के लिए आंसू गैस के गोले तो मेरे सामने ही दागे गए थे। बस भीड़ इकट्ठा संसद की तरफ ना चला जाए, वो पीछे जाए, क्योंकि जहाँ पे 2000-5000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो अनकंट्रोल हो जाएंगे। तो पुलिस का तो ये इंटेंट था कि इसको किसी तरीके से स्ट्रेच करना है, टाइम गेन करना है। जैसे ही 8-10 घंटे हो जाएंगे, लोग धीरे धीरे भूखे होंगे, दूर से आए होंगे, उनको घर जाना हो तो चले जाएंगे। तो एक ही साथ जब भीड़ इकट्ठा हो जाता था तो आंसू गैस के गोले दाग देती थी वो पुलिस, जिससे लोग थोड़े से तितर बितर हो जाए, इधर उधर भाग जाए, इस गली से दूसरे गली में चले जाए। फिर लोग नहीं भागते थे तो डंडा लेके दौड़ती थी पुलिस, 2-4 को डंडा मारा तो बाकी 100 लोग भाग गए। बस ये वो ना धर पकड़ का गेम चलता रहा पूरे दिन शाम तक। तो काफ़ी लोगों को देखा मैंने, वीडियोस वगैरह आई थी, इस पर टाँके लगे हुए हैं, किसी का सर फटा हुआ है, किसी के घुटने को बहुत ज़्यादा मारा है। क्या आपको, मतलब मुझे नहीं पता सर, मैं 20 तारीख को था नहीं, बट क्या ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि पुलिस को टीयर गैस और लाठी चार्ज करना पड़ा मासूम बच्चों पे? ऐसी सिचुएशन तो देखिए सर थी कि भीड़ अनकंट्रोल था, क्योंकि भीड़ में किसी का चेहरा नहीं होता, वो बस भीड़ होता है। वो क्या हो जाएगा, किसने क्या किया, ऐसा भी तो हो सकता था। मतलब इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था उस भीड़ इतनी बढ़ जाती कि भीड़ में भीड़ कोई नुकसान होता, जैसे भगदड़ मचता, तो उसमें शायद लोग बहुत मरते भी। भगदड़ बहुत मचता तो, और जो मेन लोग थे जिनको संसद आना था जंतर मंतर से, वो तो वही रह गए, वो आए नहीं। और नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इंटरनेट, तो लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि ये मार्च कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा और हम कहाँ हैं। और भीड़ अचानक से इतनी बढ़ गई कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। लोग के ऊपर लोग चढ़ गए थे, इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना मुश्किल हो गया था। फिर वो झड़प हुआ, मतलब लोगों में और पुलिस में झड़प हुआ, और पुलिस के पास डंडे थे, लोगों के पास तो कुछ नहीं थे। तो इस चक्कर में लोग पीटे हैं। और जब होता है ना, जैसे मैं पुलिस वालों के भी बोलूँ कि उनका इंटेंट था भीड़ को कंट्रोल करना, लेकिन उस कंट्रोल करने में उस पुलिस वाले में कुछ ऐसे थे जो बहुत ब्रूटल तरीके से मारे। वैसे नहीं मारना चाहिए, मतलब इंटेंशनली भी मारा है कई जगह पे, देखा मैंने वो। सर एक बात बताओ, सोचने वाली बात पता है क्या है? 10 साल में मैं किसी की वीडियो देख रहा था, तो उसने कहा कि पिछले 20 साल में 27 बार पेपर लीक हुए हैं। पिछले 10 साल में आप बता रहे हो 5 पेपर लीक हुए हैं। नीट का पेपर 10 साल में 5 बार लीक हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्या है इस साल के नीट में कि युवा में इतना गुस्सा है? युवा में गुस्सा इकट्ठा हुआ है ना धीरे धीरे, युवा में गुस्सा इकट्ठा हुआ है। युवा ये सोची थी कि 2014 के बाद देश बदलेगा, है ना, चीज़ें कंट्रोल होगी, चीज़ें ग्रोथ होगी, सब कुछ अच्छा होगा। और वही युवा, मतलब या फैमिली जिन्होंने इस गवर्नमेंट को चूज़ किया, उनको आज दिख रहा है कि कुछ हो नहीं रहा डेवलपमेंट। और ये हर साल पेपर लीक होता वो इकट्ठा हो गया। और दूसरा है कि
एक ना किसी चीज़ को स्टार्ट करने वाला कोई चाहिए, तो लोग उसको सपोर्ट करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। तो पिछले कुछ सालों से वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा था, इस बार उनको कोई लगा कि कुछ ने इनिशिएटिव लिया है और हमारे अच्छे के लिए लिया है, हमारे भविष्य के लिए लिया है। तो जो लंबे समय का गुस्सा था ना, वो लोगों का निकला यहाँ पे। सर मैं कल गया हूँ जंतर मंतर, तो आप मान के चलो लगभग 4 या 5 हज़ार लोग थे और बेहद गर्मी थी। उसके अंदर भी ये सारे वो लोग हैं जिनके लिए एक दिन की पगार बहुत मैटर करती है। ये अपनी पगार छोड़कर वहाँ पूरा दिन बैठे हैं। मैं डॉक्टर से मिला वहाँ जाकर, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी के बाद, मतलब उन्होंने एम्स के डॉक्टर मिले मुझे बहुत सारे, तो एम्स के डॉक्टर वहाँ पूरी ड्यूटी करके एक्स्ट्रा टाइम, यानी उनका जो फ्री टाइम है, यहाँ के सेवा कर रहे हैं। और सबकी भावना एक ही है कि देश में अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। एंड हो सकता है पिछले 20 साल से ये होता रहे, बट अब और नहीं। तो इसको अब हम सक्सेस की परिभाषा देंगे कि नहीं? सक्सेस की परिभाषा तो तब देंगे जब पूरी हायरार्की चेंज होगी। हायरार्की में जैसे एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, अब उनकी चलिए एक सिस्टम एनटीए चलाते हैं, बट एनटीए प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप में इतना कैपेबल नहीं है कि वो एग्ज़ाम करा पाए। उसमें 70% तो एडहॉक बेस पे लोग काम करते हैं, थर्ड पार्टी पे वो डिपेंडेंट है। तो अब गवर्नमेंट को ना सबसे पहले तो उस हायरार्की पे काम करना चाहिए, एनटीए को एम्पावर करना पड़ेगा और उसमें लगेगा फंड। तो मोदी जी को तो पहले फंड अलोकेट करना पड़ेगा कि एजुकेशन में हम इतना खर्चा करने वाले हैं। अब उस खर्चा जैसे पैसा आएगा तो उस पैसे से एनटीए को एम्पावर करेंगे, उसको टेक वाइज इम्प्रूव करेंगे, चीज़ों को कैपेबल बनाएंगे कि वो पेपर जैसे इवेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। जैसे अभी री नीट जब हुआ तो उन्होंने खर्चा तो किया ना पेपर की सिक्योरिटी में। उन्होंने कहा कि उन्होंने राफेल जेट यूज करे, उन्होंने सही में किए थे। एग्जैक्टली, तो ऐसा तो कोई वीडियो आया नहीं था कि जहाँ पे एयरफोर्स पता नहीं कुछ थोड़े बहुत थे। तो ये सिक्योरिटी में उनको पैसा खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम पे, वहाँ से मतलब थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। और दूसरा ये है ना कि जैसे पेपर लीक में अगर 1, 2 या 3 लोग दोषी पाए जाते हैं तो उन पे मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन हो, मतलब परमानेंटली जेल भेजे जाएं ऐसे लोग। जैसे अब वो एक टीचर हैं नांदेड़ के जिन्होंने पेपर लीक किया, उसमें इन्वॉल्व थे केमिस्ट्री वाले टीचर, उनको तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए सीधा। आप ऐसे एक एग्जाम्पल सेट करो ना, फिर देखो कौन पेपर लीक करता है। सोनम वांगचुक जी ने जो अपना फास्ट तोड़ा है, बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ आश्वासन मिला है और उन्होंने तोड़ दिया। तो आपको लगता है कि अब इस मूवमेंट में कुछ हो पाएगा? नहीं, गवर्नमेंट पे दबाव तो है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पे नज़र रहेगी लोगों की कि आगे अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और गवर्नमेंट को ना पिछली बार जब नीट 2024 का पेपर हुआ था लीक, उस समय उन्होंने कुछ आईआईटी प्रोफेसर्स की कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में मतलब और भी प्रोफेसर्स थे, बहुत बड़ी कमेटी थी। उस कमेटी ने रिसर्च किया था और उनको कुछ शायद 80 पेज के सजेशंस का एक वो दिया था कि आप ये चेंजेस करो। उनको मिला था पिछले साल, अब 1 साल हो गया है, 2 साल होने वाला। अब 24 के बाद 25 में सबमिट किया था, 27 आ जाएगा, तो 1.5 से 2 साल हो गया। उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। काफ़ी कुछ एडवाइजरी कमेटी का सजेशन है, तो एनटीए को एम्पावर करके उस सजेशंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उनको। अब जैसे जैसे काफ़ी सजेशंस है उसमें, तो उस सजेशन को जैसे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो चेंजेस धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो मतलब वही है कि इसको एग्रेसिवली थोड़ा सा लगना पड़ेगा गवर्नमेंट को इस पे, और वो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे पेपर लीक का प्रोबेबिलिटी बहुत कम से कम हो और इसको सीरियस ले। जैसे आप हम ये कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे 24 घंटे खड़े हैं क्योंकि हमारी देश की सुरक्षा बहुत मायने रखती है। हम चीन के बॉर्डर पे 24 घंटे खड़े हैं और जान देने के लिए खड़े हैं, कोई हमारी तरफ देखेगा तो हम हमला कर देंगे, मार देंगे, घर में घुस के मारेंगे। उसी तरीके से इसका भी एटीट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए हेल्थ सिस्टम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ उतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उस लेवल पे जब हम सीरियस हो जाएंगे और लग जाएंगे कि हमें अब पेपर अच्छे तरीके से कराना है, ठीक करना है, तो ठीक कर लेगी गवर्नमेंट। देखो सर, जो एकदम ऊपर बैठे हैं ना, मैं यही उम्मीद करता हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, मैं गवर्नमेंट में नहीं, उनको शायद इस बात से फ़र्क पड़ता है कि पेपर लीक हो रहा है और पेपर नहीं होना चाहिए, उनका इंटेंट शायद ऐसा होगा, लेकिन
गवर्नमेंट में नीचे के जो लोग हैं, मैं मिनिस्टर्स बोल सकता हूँ या फिर जो कमेटी के लोग होते हैं या एनटीए के चेयरपर्सन बोल सकता हूँ, एनटीए में लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए तो पेपर लीक पैसा कमाने का धंधा है, क्योंकि लाखों लोग बैठते हैं और एक एक सीट का करोड़ों कीमत है। जो गवर्नमेंट कॉलेज में एम्स में जो एक सीट पे बच्चा पढ़ता है, उसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए है। तो उसके लिए 22 लाख में से खूब सारे ऐसे लोग हैं जो 20-30 लाख 40 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार बैठे हैं। वेरी ट्रू। तो ये एक बिजनेस और एजुकेशन बन गया, मतलब बिजनेस बन गया, बिजनेस मॉडल बन गया पेपर लीक करना। और उसमें गवर्नमेंट के अंदर के लोग, बहुत ऊपर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट में मिडिल लेयर, एनटीए का में काम करने वाले लोग, एनटीए के थर्ड पार्टी लोग, ये पूरा इन्वॉल्व होते हैं। बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के सब होगा नहीं। तो ये सब चीज़ें जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ठीक नहीं होगा। सर मान लेते हैं आप सरकार में हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हमारे देश के, तो आप क्या चेंजेस लेकर आएंगे? मैं तो सबसे पहले एनटीए के ऑफिस में जाके बैठूंगा। मतलब मैं जाऊंगा ना, मैं देखूंगा ना कि वहाँ पे कौन से लोग हैं। शायद एजुकेशन मिनिस्टर साहब गए नहीं होंगे कभी, तो मुझे तो वहाँ जाना पड़ेगा ना। फिर मैं पहले समझूंगा कि लेयर प्रोसेस बाय प्रोसेस क्या है और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फिर मैं ऐसे 10 कंट्री को स्टडी करूंगा कि वो अपने पेपर कैसे कराते हैं, जिनको उनके पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एक गाओकाओ का पेपर होता है चाइना में, शायद उसमें 40-50 लाख बच्चे बैठते हैं, 1 करोड़ बच्चे बैठते हैं उसमें। वो पेपर सब्जेक्टिव होता है, वो भी पेन पेपर मोड में होता है, लेकिन वो लीक नहीं होता। उस दिन नेशनल छुट्टी होता है, छुट्टी होती है, नेशनल छुट्टी होती है। तो मैं बस ये देखूँ ना कि मेरा नीट का पेपर है, मेरे लिए भी 22 लाख बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी इस तरह की व्यवस्था करूंगा। मैं सीखूंगा, किसी से सीखना कुछ बुरा थोड़ी ना है। ब्राज़ील है, ब्राज़ील में पेपर होता है, उसमें भी 35-40 लाख बच्चे बैठते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो यूनिवर्सिटी का पेपर होता है। तो मैं पहले लोगों से सीखूंगा कि वो कैसे पेपर कराते हैं, क्या उनका प्रोसेस है, मेरा प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस में कहाँ पेपर लीक होता है। मैं पहले देखूंगा कि मेरा जो सिस्टम है वो कैपेबल है कि नहीं है। नहीं कैपेबल है तो मैं हाथ जोड़ूंगा, भाई पैसे दो, ठीक करना है सिस्टम को। और हम ले रहे हैं ना, बच्चों से भी तो 1700 रुपये लेते हैं पेपर कराने का। 100 रुपए के पेपर के लिए हम 1700 रुपये लेते हैं। 1700 रुपये लेते हैं बच्चों से। और अब जब सीबीटी भी आ जाएगा तो इन बच्चों को बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये जो रेट है अब ये सीधा 4 से 5 रुपये पहुंच जाएगा। बिल्कुल। अब बच्चा, अब बताओ, ऑनलाइन में हम 4000 का बैच जब बच्चे को देते हैं पढ़ने के लिए पूरे साल, उसमें भी कई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता और जेन्युइनली नहीं कर पाता है। 5000 रुपये भी एक फैमिली के लिए, जिस मिडिल, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो या बहुत पुअर फैमिली। कल एक बच्ची मेरे से मिली, उसके पास एक फ़ोन था, वो फ़ोन क्रैक था, इसका स्क्रीन, ये पूरा बैक साइड क्रैक था, स्क्रीन भी पूरा क्रैक था, फ़ोन हैंग कर रहा था, अपने आप कहीं फ़ोन लग जा रहा था। वो बच्ची हमसे टेलीग्राम पे हमारे बैचेस के वीडियो डाउनलोड करके पढ़ती थी उसी फ़ोन में। और मेहनत करने वाले सेलेक्ट होते हैं सर, जो लगा रहेगा, दिन भर पढ़ेगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ से है, किस मीडियम से है, कब तैयारी शुरू करी, इन सब किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिसको लग गया, दिन रात एक कर देगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। वो बच्ची सेलेक्ट हुई, फिर कल मिलने भी मेरे से आई थी, तो बातचीत हुआ उससे। उसके फ्रेंड्स जो 4-5 और बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसने बताया कि सर इसके पास देखिए फ़ोन है, इसने बैच नहीं लिया था, ऐसे सेलेक्ट हुई, इसका फ़ोन में अपने आप किसी का नंबर लग जाता है, किसी को कॉल चला जाता है। फिर मैंने उससे बात करी, उससे पूछी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से रहती। फिर मैंने उसको एक फ़ोन गिफ्ट भी किया उसी समय। ब्लिंकिट पे 10 मिनट में फ़ोन भी आ जाता है आजकल। तो अब ऐसे बच्चे कहाँ से फीस देंगे? ऐसे बच्चे तो मतलब अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम भी आएगी। अलग अलग जगह देते हैं। हाँ, ट्रैवल करना, ट्रैवल अलग, सब ट्रैवल अलग, बिल्कुल प्रॉब्लम तो है। देश में अगर आप एक चीज़ नहीं लाना चाहे एजुकेशन के मामले के अंदर, तो आप क्या लेकर आएंगे? मैं एजुकेशन के मामले में यूनिवर्सिटीज़ को एम्पावर करना चाहूँगा, क्योंकि ना अभी डिपेंडेंसी, जैसे कह रहा है कि हर कोई नीट जेईई के बारे में सोच रहा है, तो हर आदमी नीट जेईई के बारे में इसलिए सोच रहा है कि उसको लगता है कि नीट करूँगा तो डॉक्टर बन जाऊँगा तो अपनी क्लिनिक खोल लूँगा, या फिर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाऊँगा। इंजीनियरिंग में यही सोचता है बच्चा कि मैं बीटेक करूँगा, बीटेक करके मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, कहीं मैं प्राइवेट जॉब में करूँगा, काम करूँगा। अब एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बीएससी या बीए की पढ़ाई होती है। मैं तो यूपी बिहार को देख रहा हूँ ज़्यादा, दिल्ली को भी देख रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं और बंद पड़ी है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट हो रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर तो ख़राब ही हो रहा है ना। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी बात करूँ, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बंद पड़े हैं, कोई नहीं जा रहा, बस नाम के ही एडमिशन हो रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई होती नहीं है, क्लास में कोई आता नहीं है। तो जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है। उस करिकुलम में कुछ स्किल, कुछ AI बेस्ड पढ़ाई, टेक्निकल है तो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत है कि बच्चा अगर आगे चल के SSC की भी तैयारी करता है, IAS की तैयारी करता है, तो वो BSc करते करते हमारे स्कूल कॉलेज के करिकुलम में हो, ताकि वो उसकी तैयारी उसकी पूरी वही से हो जाए, ताकि वो सिस्टम में आए। सारे कोर्सेज में कुछ ना कुछ ऐसे स्किल ऐड होने चाहिए जिससे उसको नौकरी मिले। तो मुझे लगता है इस पर बहुत ज़्यादा मतलब थॉट देने की ज़रूरत है। पूरे यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम और बड़े खतरे में है। क्या आपको लगता है कि आज के दिन एक बच्चा नीट यूजी का एग्जाम या IIT JEE का एग्जाम विदाउट कोचिंग निकाल सकता है? हाँ, निकालता है बच्चा, विदाउट कोचिंग निकाल सकता है। बिना किसी सप्लीमेंट के, ओनली थ्रू But- NCERT? सिर्फ NCERT पढ़ के तो नहीं निकाल पाएगा, सिर्फ NCERT पढ़ के नहीं निकाल पाएगा, बट वो स्कूल गोइंग बच्चा होना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो स्कूल भी नहीं जा रहा, स्कूल गोइंग होगा, स्कूल में उसको टीचर्स वो NCERT बेस्ड पढ़ाएंगे। अगर वो थोरोली NCERT बहुत अच्छे से करता है, बायो में, केमिस्ट्री में, तो अच्छा स्कोर कर लेता है आराम से। और वो NCERT पूरी पढ़ के, और NCERT एग्जाम्पल और NCERT के सवाल लगा ले फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तो कर लेगा। सर अभी अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो बीच में रह गई थी। सर एक अगर एक बच्चे ने ड्रॉप लिया अभी, उसका नहीं हुआ इस वाले रीनीट के अंदर, तो उसको अगले साल के लिए मोटिवेशन और तैयारी कैसे करनी चाहिए? अगले साल के लिए ड्रॉप लेने से पहले उसको ये सोचना चाहिए कि नंबर ऑफ ड्रॉप क्या हो गए। अगर नंबर ऑफ ड्रॉप फर्स्ट है और उसके नंबर 300 के आसपास आ रहे हैं, तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो वीक कहाँ है, अपने वीकनेस पे काम करना चाहिए। लेकिन अगर उसके नंबर 250 हैं, 300 से कम है, कुछ 200 है, तो उसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर फर्स्ट ड्रॉप है तो उसको बाकी करियर ऑप्शन में जाना चाहिए, और वो लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। ज़रूरी नहीं कि वो नीट नहीं कर पाया तो लाइफ में अच्छा नहीं करेगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नीट के हटके भी है, अच्छा करेगा लाइफ में। लेकिन अगर उसके नंबर 400 500 आ रहे हैं, थोड़े से नंबरों से रह रहा है, तो सिर्फ अपने वीकनेस पे काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक साल ड्रॉप लिया और कोचिंग लिया तो दूसरे ड्रॉप में कोचिंग ही लो, नहीं है ज़रूरी। जैसे कब कह रहे थे ना, कोई बच्चा सिर्फ NCERT पढ़ के सिलेक्ट हो सकता है, मैंने बोला हाँ, अगर पूरी ईमानदारी से कर लेगा तो अगर एक बच्चा पहली बार कोचिंग ले चुका है और उसके 400 नंबर आ चुके हैं, फिर वो दूसरी बार अगर तैयारी करना चाहता है तो उसको कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, इसके लूप में नहीं फंसना चाहिए। उसको सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, और वीक चैप्टर्स को ही सिर्फ पढ़ना चाहिए यूट्यूब के कहीं किसी लेक्चर से, और ऐसी एक प्रैक्टिस बुक लेनी चाहिए जिससे खूब सारे सवाल कर पाए। सर कुछ रैपिड फायर, वन वर्ड, एक वर्ड जो टीचिंग ने आपको दिया अंदर से। टीचिंग ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर आप टीचर ना होते तो क्या होते? नेता होता। हाँ, ये तो मैं मान सकता हूँ। एक ऐसा चैप्टर जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डराता था, जो आपने सबसे आसान बना दिया। ऑल्टरनेटिंग करंट, रोटेशन। हे भगवान, मेरे आज तक समझ में नहीं आया वो। आ जाएगा सर। द चैप्टर जो सबको बहुत आसान लगता है लेकिन एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। सबको बहुत आसान लगता है बट एक्चुअली मुश्किल होता है। काइनेमेटिक्स। स्टार्टिंग में बच्चों को लगता है काइनेमेटिक्स वो एस बराबर यूटी करना है बस, लेकिन एक्चुअल में वो सिचुएशन बेस्ड वही कंसेप्ट है। कोटा या घर, पढ़ाई कहाँ करनी चाहिए? ये तो डिपेंड करता है कि आपको कैसे पढ़ना पसंद है। अगर कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, सेल्फ डिसिप्लिन है, तो घर। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है, टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है, तो घर के बाहर। आज आपको बहुत सारे 10वीं क्लास के बच्चे देख रहे हैं, हाँ, जिन्होंने बोर्ड के बाद सोचा है कि बायोलॉजी लेके नीट यूजी की तैयारी करेंगे। ठीक है। उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए आंख बंद करके आपको पढ़ना है सब्जेक्ट पहले। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट पहले 2 साल बढ़िया से पढ़ें। आप ये प्रेशर में ना आए कि आगे क्या होगा नहीं होगा, और फ्री माइंड होके ना सब्जेक्ट को और इस जर्नी को एंजॉय करें अच्छे से। मतलब अगर पढ़ रहे हो ना तो अपना 100% पढ़ाई को दो पहले। तो आपके अगर खेलने में मन लगता है या फिर आपके कुछ हॉबी है तो वो करिए, लेकिन पहले अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्ट सीखिए। अगर आप सब्जेक्ट सीख गए ना तो नीट निकालना भी आसान हो जाएगा, और नहीं भी निकालना है तो कैरियर ऑप्शन 12th के बाद बहुत सारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद MR सर, आपके साथ बैठकर you so मुझे much. मज़ा ही आ गया सर। बहुत डीप और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही हमारी।
बहुत बहुत शुक्रिया नचिकेत भाटिया शो में आने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले सालों में और लाखों बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर थैंक यू बनाएंगे। सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। That was MR sir. Thank you so much for being here and for such an honest conversation. If this interview changed the way you think about NEET or your preparation, let us know in the comment section. And if you know someone who is struggling after this year's exam, share this with them. They might need to hear these words today. Also, tell us who you would like to see in the hot seat next. We will see you in the next time with more intellectual conversations.